में महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है। एकनाथ शिंदे को आखिरकार क्यों पसंद नहीं आ रहा है उप मुख्यमंत्री पद का ऑफर? क्या एकनाथ शिंदे बीजेपी का खेल बिगाड़ने वाले हैं? क्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए अब कुछ भी कर जाएंगे? अचानक से महायुति गठबंधन की बैठक को छोड़कर क्यों चले जाते हैं अपने पैतृक गांव एकनाथ शिंदे? क्या एकनाथ शिंदे अब बड़ा खेल बिगाड़ने वाले हैं? क्या महायुति गठबंधन से अलग होने वाले हैं? एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना से नेता का बयान कि 24 घंटे में होगा फैसला, क्या इस 24 घंटे में मुख्यमंत्री बदलेगा या फिर बीजेपी एकनाथ शिंदे को ठिकाने लगा देगी? कई सवाल है महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव नतीजों की घोषणा के बाद अब तक मुख्यमंत्री तय नहीं हो पा रहा है। जहां देवेंद्र फडणवीस को लेकर ये चर्चाएं तेज हो गई थी कि देवेंद्र फडणवीस बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बनाए जाएंगे, वहीं देवेंद्र फडणवीस को लेकर जहां अजीत पवार कह देते हैं कि हमारी पार्टी और मैं खुद सीएम रेस से बाहर हूं, तो एकनाथ शिंदे हामी भरते हुए भी क्यों ऐतराज जता रहे हैं? क्या एकनाथ शिंदे ही हैं बड़ी वजह और अजीत पवार की चुप्पी क्या बड़ा इशारा दे सकती है, या अजीत पवार कुछ नहीं कर पाएंगे और एकनाथ शिंदे बड़ा खेल कर जाएंगे? तमाम सवालों के जवाब आप लेंगे। आज मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद है। सिराज, क्या लगता है महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर? जिस तरीके से हमने देखा कि एकनाथ शिंदे के जो नेता है वो बयान देते हैं कि आज 24 घंटे के अंदर एकनाथ शिंदे बड़ा फैसला लेंगे और एकनाथ शिंदे का महायुति गठबंधन की बैठक से दूरी बनाना, बैठक का स्थगित हो जाना और अपने ही पैतृक गांव चले जाना। और जब सवाल किया जाता है तो कहा जाता था कि बीमार है इसलिए अपने गांव चले गए। अचानक गांव जाना क्या बड़ी वजह बन जाता है महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन को तोड़ने के इरादे से? क्या लगता है? जी बिल्कुल नाज़मीन, इस वक्त महाराष्ट्र में उथल पुथल की स्थिति मची हुई है, क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे केंद्र का नेतृत्व नहीं करना चाहते, यानी केंद्रीय मंत्री जो पद है उसे पूरी तरीके से ठुकरा चुके हैं और ऐसे में ना ही वो उप मुख्यमंत्री पद ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि ना ही वो केंद्र में जा रही है, ना ही उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे को अपने साथ बनाए रखना कहीं ना कहीं अब बीजेपी के लिए मुश्किल पड़ रहा है। और जाहिर सी बात है जिस तरीके से जो एकनाथ शिंदे हैं अपने पैतृक गांव सतारा जिले के पैतृक गांव में गए हैं और वहां पर उनको लेकर के कहा यह जा रहा है कि जब भी वो अपने गांव जाते हैं तब कुछ बड़ा फैसला लेते हैं। और इसी को देखते हुए जो शिवसेना गुट के उदय सामंत है, जो शिवसेना नेता है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगले 24 घंटे में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे बड़ा फैसला ले सकते हैं। वो बड़ा फैसला क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए इस वक्त एकनाथ शिंदे पर सबकी निगाहें बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी भले ही प्रचंड जीत के साथ इस वक्त कह सकते हैं महाराष्ट्र में उभर कर सामने आई है, लेकिन अजीत पवार के साथ मिलकर वो सरकार भी बना सकती है। लेकिन अजीत पवार पर भारतीय जनता पार्टी भरोसा नहीं कर सकती। इससे पहले भी देखा गया है कि किस तरीके से अजीत पवार ने पलटी मारी और देवेंद्र फडणवीस सीएम बनते बनते रह जाते हैं। तो ये तमाम जो घटनाक्रम है इस ओर इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। रोकना चाहूंगी, क्या लगता है कि बीजेपी के बाद देखा जाए तो एकनाथ शिंदे की ही शिवसेना है जो लगभग ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आई है, तो इसलिए एकनाथ शिंदे को ये लगता है कि बीजेपी उनका जो सपना है वो तोड़ तो देगी, साथ ही साथ शिवसेना का वजूद भी महाराष्ट्र में खत्म हो जाएगा। इसलिए वो क्या सीएम पद की लालसा के साथ जो अभी भी बरकरार नजर आ रहे हैं, क्या देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना क्या कहीं ना कहीं ये जो फैसला बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, क्या ये फैसला भी रोक दिया जाएगा? देखिए नाज़मीन, अभी आपने जिस तरीके से कहा कि देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना, मुझे नहीं लगता कि देवेंद्र फडणवीस का नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कह सकते हैं कि उनका नाम आगे आ चुका है। लेकिन भले ही उनका नाम आगे आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में नए चेहरे की तलाश में है
जिससे जो तीनों ही नेता हैं, चाहे वो अजीत पवार हो, एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस हो, इन तीनों के बीच अंतर कला की स्थिति ना पनपे। जाहिर सी बात है कि जो एकनाथ शिंदे गुट है उसका कहना है कि जब देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे तो उनके पास गृह विभाग था, तो ऐसे में एकनाथ शिंदे भी चाहते हैं कि उनके पाले में गृह विभाग हो, उनके हाथ में जो गृह विभाग की कमान हो वो हो। और जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी भी किसी भी कीमत पर किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी के साथ अगर वो गठबंधन करती है, सरकार बनाती है, तो गृह विभाग किसी को नहीं देती है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं अपने आप को कह सकते हैं असमंजस की स्थिति में देख रहे हैं और इसी वजह से वो सतारा गए हैं। और देखा जाए तो जब भी वो अपने गांव जाते हैं बड़ा फैसला लेते हैं। और सिराज, चर्चा तो ये भी चल रही थी कि एकनाथ शिंदे महायुति गठबंधन का संयोजक बनना चाहते हैं, कमान संभालना चाहते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र में न सिर्फ सत्ता पर जो काबिज होने के लिए रणनीति बना रही है, वो बीजेपी अपने आप को सिर्फ अकेले अपने दम पर मजबूत करना चाहती है। एकनाथ शिंदे उनकी कहीं ना कहीं रणनीति को भाप चुके हैं कि किसी न किसी बड़े पद पर तो रहना पड़ेगा ताकि बीजेपी उनके खिलाफ कोई बड़ा कदम ना उठा सके। देखिए नाज़मीन, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ सकती है तो फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना की भी कहीं ना कहीं उनके दो फाड़ हो सकते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि एकनाथ शिंदे के मन में कई सवाल इस वक्त दौड़ रहे होंगे अपने सियासी भविष्य को लेकर, अपने तमाम राजनीति को लेकर। कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रहती है महाराष्ट्र में वो किसी से छुपी नहीं है। किस तरीके से शरद पवार की एनसीपी टूट जाती है, किस तरीके से उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो टूट जाती है, और किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ लेते हैं, उससे पहले कहीं ना कहीं अजीत पवार पलटी मार देते हैं। तो ये तमाम घटनाक्रम है इस बात की ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी बड़ा खेल करने वाली है। और इसको देखते हुए एकनाथ शिंदे भी बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने को। देखिए एकनाथ शिंदे इस बात को बखूबी समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अजीत पवार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि कब वो चाचा शरद पवार के पाले में चले जाएं। भले ही उन्होंने कह सकते हैं 41 सीटें जीती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अजीत पवार कब पलटी मार जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। और इसी बात को भारतीय जनता पार्टी बखूबी समझती है। नहीं तो बीजेपी के लिए ये सरकार बनाना अजीत पवार के साथ बिल्कुल आसान है, लेकिन फिर भी बीजेपी कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है एकनाथ शिंदे के खिलाफ। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं अभी जो खिचड़ी है महाराष्ट्र की राजनीति में वो पक रही है और कहीं ना कहीं इसका अंजाम क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। देखिए यहाँ पर अजीत पवार कोई आपत्ति नहीं जता रहे हैं। बीजेपी की तरफ से एकनाथ शिंदे की पार्टी को ऑफर दिया जाता है, उप मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया जाता है। एकनाथ शिंदे के बाद उनके बेटे की चर्चा थी कि श्रीकांत शिंदे यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। अपने बाद अपने बेटे को राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए अगर उप मुख्यमंत्री का पद मिल जाए तो एकनाथ शिंदे फिर भी ऐतराज क्यों जता रहे हैं? क्या लगता है कि अपने ही बेटे की राजनीति को खत्म करने के लिए लगे? जी देखिए, जो एकनाथ शिंदे हैं, जो शिवसेना गुट है, वो सीधे तौर पर गृह विभाग चाहती है। उसको कोई मतलब नहीं है कि आप केंद्रीय मंत्री बना दीजिए या फिर आप कुछ भी बना दीजिए। सीधी सी बात है कि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि महायुति का संयोजक उन्हें बनाया जाए, गृह विभाग उनको दिया जाए, ताकि देखिए अगर वो संयोजक बनते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति को अपने कह सकते हैं इर्द गिर्द घुमाने की कोशिश करेंगे। और देखिए गृह विभाग अगर जिस पार्टी के पास भी रहता है, जिस नेता के पास रहता है, उसके हाथ में बहुत कुछ रहता है। तो जाहिर सी बात है कि इसका राजनीति पर काफी ज्यादा प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। इसी वजह से कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे इन तमाम शर्तों को मानने से इनकार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं गृह विभाग को लेकर अड़े हुए हैं, संयोजक बनना भी चाहते हैं। और देखिए अचानक से उनका गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद अपने गांव जाना ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। तो नाज़मीन, अभी जो महाराष्ट्र की राजनीति वो बिल्कुल उलझी हुई सी और भारतीय जनता पार्टी तमाम कह सकते हैं प्रचंड जीत के बाद भी कहीं ना कहीं बीजेपी जो है महाराष्ट्र में फंसती हुई नजर आ रही है। देखिए एक आखिरी छोटा सा सवाल लेना चाहूंगी कि बीजेपी 132 सीटों पर जीती, कई दलों का समर्थन मिलता है, 137 सीटें हो जाती हैं बीजेपी के पास। अकेले अपने दम पर बीजेपी चाहे तो कई और छोटे दलों के साथ मिला सकती है, आसानी से सरकार बना सकती है। ये एकनाथ शिंदे को भी मालूम है। अगर एकनाथ शिंदे महायुति से अलग होते हैं तो क्या उद्धव ठाकरे को साधने की कोशिश बीजेपी के जरिए की जाए? देखिए नाज़मीन, ये चुनाव से पहले ही इस बात के लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर जब चुनाव का वक्त है तो संजय राउत और
तमाम जो उद्धव ठाकरे के नेता है वो कह सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात क्यों कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है इसके कयास लगातार लगाए जा रहे थे। और देखिए जैसे ही चुनाव के नतीजे सामने आते हैं उस वक्त जो उद्धव ठाकरे वो सीधे तौर पर कहते हैं कि जो मुख्यमंत्री है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का होना चाहिए, यानी सीधे तौर पर उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन जरूर दिया है कि अगर बीजेपी अपना सीएम बनाना चाहती है तो फिर कहीं ना कहीं उनका समर्थन होगा और जरूरत पड़ी तो उद्धव ठाकरे जरूर जाएंगे। देखिए इसके कई पहलू नजर आते हैं। पहला कि उद्धव ठाकरे इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनाती है तो कहीं ना कहीं जो अंतर कला है महायुति में वो देखने को मिल सकता है। अजीत पवार बगावती तेवर अपना सकते हैं और जाहिर सी बात है। और देखिए उद्धव ठाकरे को भी कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे से बदला लेना है तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालांकि ये तमाम जो चीजें हैं वो कयासों पर चल रहे हैं। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो उद्धव ठाकरे की विचारधारा है, जो उद्धव ठाकरे का इतिहास रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी से जाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे अगर एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी महायुति से बाहर करती है तो। देखिए बिल्कुल अब कई और भी सवाल हैं, अब देखना होगा कि क्या 24 घंटे के अंदर एकनाथ शिंदे मान जाते हैं, बीजेपी क्या एकनाथ शिंदे को मना लेती है या फिर महायुति गठबंधन टूटता हुआ नजर आएगा, और क्या इस घमासान के बीच में उद्धव ठाकरे बड़ा चेहरा महाराष्ट्र में बन सकते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।